दोस्तों, एक नाके पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी, तभी वहाँ से एक ऑटो वाला गुजरता है। पुलिस वाले ऑटो वाले को हाथ देते हैं और बोलते हैं बड़ा साहब से मिल लो। ऑटो वाला बखूबी समझता था कि बड़ा साहब से मिलना मतलब चढ़ावा चढ़ाना होता है, और जैसे ही बड़ा साहब से मिलने के लिए जाता है, ऑटो में बैठा हुआ उसका बेटा भी साथ जाने लगता है। ऑटो वाला बड़े साहब के पास पहुँचकर उसे प्रणाम करता है और अपने पैकेट से 100 रुपये का नोट निकालकर टेबल पर रख देता है। तभी बेटा इसका विरोध करता है, बोला पिताजी आपने पैसा मेहनत का है, आपने यहाँ क्यों रखा। तभी दरोगा चिढ़ जाता है, बोलता है हीरो ज़्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ, नहीं तो सारा हीरोगिरी कानून कायदा गुजर देंगे। जब दोनों में तकरार होती है दोस्तों, तो दरोगा साहब गुस्से में आकर ऑटो वाले के साथ साथ उसके बेटे को भी और ऑटो को भी थाना में ले आते हैं और थाना परिसर में ऑटो को खड़ा करवा देते हैं और दोनों पिता पुत्र को लॉकअप में बंद कर देते हैं। यह देख ऑटो वाले का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगता है। उसको मुस्कुराते देख दरोगा साहब और भी चिढ़ जाते हैं, बोलते मुस्कुरा लो जितना मुस्कुराना है, कुछ ही देर में तुम्हारी स्थिति में वो करूँगा कि तुम फिर रोओगे। दोस्तों, तभी थोड़े ही देर बाद उस जिले का डीएम साहब उस थाने में आते हैं। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र होता है। आखिर दोस्तों ऑटो वाला कौन था, उसका बेटा कौन था और डीएम साहब थाने परिसर में क्यों आए थे। आइए दोस्तों पूरा सस्पेंस को समाप्त करते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना जिले से होती है। पटना में एक उमाकांत पाठक जी रहते थे। वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क थे। छोटा सा परिवार था, उनकी एक पत्नी थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था रविकांत पाठक। रविकांत पाठक ग्रेजुएशन कर रहा था, इकलौता पुत्र था, पिता का स्नेह उसके ऊपर काफ़ी था। तभी दोस्तों देश पूरा भारत एक विपत्ति के चपेट में आ जाता है। वो था कोरोना महामारी। देश में कोरोना बुरी तरह से फैल जाती है और सभी स्टाफ घर में बैठ जाते हैं। सभी जितने भी सरकारी संस्थाएं थी सब बंद कर दिया जाता है। कुछ काम घर से ही होने लगते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी प्राइवेट थी वो अपने स्टाफ की छटनी शुरू कर देते हैं और इस छटनी के चपेट में आ जाते हैं उमाकांत पाठक जी। उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। कहते हैं दोस्तों एक तो करेला तीता ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसी स्थिति उमाकांत पाठक जी के साथ आई थी। एक तो कोरोना की महामारी, ऊपर से उनका जॉब चला गया था। घर की स्थिति बड़ा ही बद से बदतर हो गई थी। पेट भरने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे और समाप्त होने लगी थी। उनका बेटा रविकांत पाठक अपना ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, यानी फाइनल ईयर में था। धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी समाप्त हो जाने के बाद कुछ यार दोस्त रिश्तेदार से थोड़े थोड़े कर्ज लेकर मदद के रूप में मांगने लगे। उनसे वो अपना जीवन यापन, अपना पेट पालने लगे। लेकिन दोस्तों ऐसे कब तक चलता, कौन क्यों देता और कब तक देता, कहाँ तक देता। आखिरकार पिता और पुत्र दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि आखिर पेट कैसे पाला जाए। भोजन तो चाहिए, कपड़े तो चाहिए। पिता उसके बोलते हैं बेटा हड़बड़ाओ मत, कोरोना महामारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, धीरे धीरे सभी लोग ज्वाइन करने लगेंगे और हमारी कंपनी हमें ज्वाइन ले लेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दोस्तों कोरोना की महामारी जो थी वो सामान्य हो गई थी। अब दिनचर्या धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। सब लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे थे, लेकिन वो कंपनी जिस स्टाफ की छटनी कर चुका था उसे वापस नहीं लेता है। अब उमाकांत पाठक जी पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम किए भी नहीं थे, उन्हें कुछ आता भी नहीं था। तभी दोस्तों उनके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जो कि ऑटो चालक था, वो गाहे बजाए उमाकांत पाठक जी का मदद कर दिया करता था। एक दिन वो बोलता है कि भैया अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे साथ ऑटो में चल सकते हैं। कुछ दिन की प्रैक्टिस है, बाकी आप ऑटो सीख जाओगे और ऑटो चलाने लगोगे, इसमें अच्छी इनकम है। मरता क्या न करता, उमाकांत पाठक उनके साथ जाने लगे और धीरे धीरे ऑटो चलाने की प्रैक्टिस करने लगे। कुछ ही महीनों में दोस्तों वो एक अच्छे चालक बन जाते हैं, क्योंकि 4 व्हीलर तो चलाते ही थे, ऑटो का प्रैक्टिस नहीं था। धीरे धीरे ऑटो की प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब उनका दिनचर्या ठीक चलने लगा था। इधर उनका बेटा रविकांत पाठक का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और वो आगे पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, आगे वो पढ़ना चाहता है। तभी दोस्तों एक हादसा, एक उनके साथ घटना जो रविकांत पाठक का दिनचर्या को बदल के रख देता है। होता यूँ है दोस्तों कि पटना में मंडी लगती है। उनके पिता उमाकांत पाठक सुबह सुबह मंडी चला जाया करते थे। बहुत सारा कस्टमर उनको मिलते थे, लेकिन मंडी से पहले एक पुलिस नाका लगा दिया करता था ताकि जितने भी ऑटो वाला उधर से गुजरते थे उनसे 50-50 रुपये का रिश्वत दिया जाता था। जो ऑटो वाला रिश्वत नहीं देता था उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सभी ऑटो वाले चुपचाप 50-50 रुपया वहाँ नाके पर दे दिया करते थे,
क्योंकि अंदर जाकर उन्हें अच्छा कस्टमर मिल जाता था। मंडी के लोग सामान बेचकर वापस आते थे। इसी क्रम में रविकांत पाठक अपने पिता के साथ कुछ दिन ऑटो पर चलता है और जैसे ही मंडी के फाटक पर पहुंचता है, वहाँ नाका पर 50 रुपया उन्हें देना पड़ता है। इस बात का वो विरोध करता है। उसे पिता समझाते हैं कि बेटा इसका विरोध मत करो, नहीं तो पुलिस वाले तुम्हें मारेंगे भी और हमें मंडी में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। उनका बेटा रविकांत मन महसूस के रह जाता है। उसके पिता मंडी के अंदर जाते हैं, फिर वहाँ बहुत सारे कस्टमर मिलता है, उसे लेकर वापस आते हैं। रविकांत पाठक अपने पिता के साथ उस दिन पूरे दिन ऑटो में साथ साथ चलता है और ये देखता है कि कई बार कई जगह पुलिस वाले को कुछ न कुछ पैसा उनके पिता दे रहे थे। जब वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी आप इतने मेहनत करके ऑटो चलाते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर ये रेवड़ियाँ मुफ्त में क्यों बांटते हैं, पुलिस वाले को पैसा क्यों देते हैं? उसके पिता मंद मंद मुस्काते हैं। वो मुस्कान कोई मुस्कान नहीं थी दोस्तों, दिल का घाव था, एक मजबूरी की मुस्कान थी। वो अपने बेटे को समझाते हैं, बेटा दुनिया ऐसे ही चलता है, अगर आप इन्हें पैसा नहीं दोगे तुम्हारा ऑटो को ये बंद करा देंगे, कहीं भी सीज कर लेंगे, थाने में बंद कर देंगे, फिर कोर्ट कचहरी लफड़ा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा खराब होगा और समय भी खराब होगा, इसलिए हमें इनसे नहीं उलझना है। उनका बेटा बोलता है, पिताजी आप जितना नहीं कमाते उससे ज़्यादा तो आप बांट ही देते हैं पुलिस वाले को, फिर आपको बचता क्या है? उनका पिता बोलते हैं कि बेटा फिर भी हमें पैसा बच जाता है। अब उनके बेटे रविकांत का यहीं से दिनचर्या चेंज होता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा बनना चाहिए जो ये धंधा बंद करा सकूं। वो पता करता है दोस्तों कि जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं डीएम साहब, उनके अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, ये दुर्गा पुलिस तो आम बात है। वो मन ही मन एक निर्णय लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिले का डीएम बन के दिखाऊंगा और ये घुसखोरी सदा सदा के लिए मैं बंद करवा दूंगा। आम लोग शान से ईमानदारी से जी सकेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा प्रण करता है और अपने पिता को बोलता है, पिताजी मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है। उसके पिता भी खुशी खुशी उसे भेज देते हैं, क्योंकि एक ही बेटा था। बोलते बेटा जाओ, यथासंभव मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और रविकांत दिल्ली पहुंच जाता है, मुखर्जी नगर, वहाँ यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। दोस्तों 2 साल तो लगभग ठीक चलता है, 2 साल उसकी तैयारी चलती है। 2 साल तक उसके पिता उसको मनचाहा पैसा भेज दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा और कमाई भी कम होने लगी, क्योंकि जितना कमाते थे उनमें से लगभग 40% 50% तो पुलिस वाले को भी बांट दिया करते थे। फिर घर का भी खर्च था, उनकी दवाई का भी खर्च था। आखिर कब तक ये सब चलता? एक दिन वो अपने बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा कोई छोटा मोटा जॉब देख लो, इतने बड़े जॉब के लिए हम लोग हकदार नहीं हैं, हम लोग से नहीं हो पाएगा। उनका बेटा बोलता है कि पिताजी आप हमें बेशक पैसा ना भेजिए, लेकिन मेरा हौसला मत तोड़िए। मैं यहाँ दिन रात एक किया हुआ हूँ, ना दिन देखता हूँ रात देखता हूँ, मैं बस अपनी तैयारी में जुटा हूँ। पिताजी आपको देखकर हमें हौसला मिलता है। आपको याद है वो घटना जब पुलिस वाले ने हमसे पैसा लिया था? हमें वो देखकर, वो सुनकर, वो याद करके हमें एक हौसला मिलता है। पिताजी आप मेरा हौसला मत तोड़िए, आपको जितना बन पड़े उतना पैसा भेजिए, बाकी मैं यहाँ संभाल लूँगा। दोस्तों रविकांत ये कह तो देता है, लेकिन संभालना इतना आसान नहीं था, वो भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में। आखिर वो क्या करता है? बहुत जगह जॉब का ट्राई करता है, पार्ट टाइम जॉब का, लेकिन पार्ट टाइम जॉब से उसकी तैयारी पर बहुत फर्क पड़ रहा था, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में जो भी उनको कोई पैसा दे रहा था उनसे बहुत सारा समय ले रहा था। 8 घंटा 9 घंटा काम करना होता है। रविकांत पार्ट टाइम जॉब छोड़ देता है, क्योंकि वो 8 घंटा 9 घंटा अगर वो पार्ट टाइम में देता फिर वो थक जाता था, तो पढ़ाई कब करेगा? वो सोचने लगता कि आखिर मैं क्या करूं जो ऐसा कुछ मुझे करना पड़े कि कुछ ही घंटे काम करूं और थोड़ा इनकम भी हो जाए और हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। उसे दोस्तों कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर उसे याद आता है कि वो पिता उसके ऑटो चलाया करते थे और उसमें अच्छा खासा इनकम है। दोस्तों दिल्ली में वो पता करता है कि ऑटो किराए पर कहाँ मिलता है। वो जाके ऑटो वाले से बात करता है कि सर मुझे एक ऑटो किराए पर चाहिए, लेकिन मैं पूरे दिन आपको ऑटो नहीं चला पाऊंगा, मुझे बस कुछ ही घंटे के लिए चाहिए। ऑटो वाला बहुत ही अच्छा आदमी था। वो बोलता है बेटा अगर तुम्हें कुछ ही घंटे के लिए चाहिए तो तुम सुबह सुबह ऑटो ले जाओ, क्योंकि कोई भी ऑटो वाला 8 बजे के बाद ही ले जाता है। तुम 4-5 बजे ऑटो ले जाओ और 8 बजे तक जमा कर दो, तुमसे मैं पैसा भी कम लूँगा। ये बात रविकांत को बहुत पसंद आती है। अब दोस्तों रोज़ वो सुबह सुबह 5 बजे ऑटो लेकर निकल जाता था रेलवे स्टेशन। जो भी 1-2 सवारी मिलती थी उसे उसके गंतव्य तक पहुँचाता था। उसके बाद वो 8 बजे से पहले ही ऑटो को वहाँ जमा कर देता था, और जो कुछ बचता था उसमें से ऑटो वाले को भी कुछ पैसा दे दिया करता था। ऑटो वाला भी उससे बहुत खुश रहता था, क्योंकि वो भी जानता था ये स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाई करता है, इसलिए उससे ज़्यादा चीचड़प नहीं करता था। और इधर रविकांत भी खुश रहने लगा था, क्योंकि कुछ ही घंटे की मेहनत में उसे अच्छी कमाई हो जाती थी, जो उसके लिए काफ़ी थी। आखिरकार दोस्तों 3 साल गुजर जाते हैं और 3 साल रविकांत पाठक जी तोड़ मेहनत करता है, न दिन देखता है न रात देखता है, बस
पढ़ाई में एकाग्र हो जाता है। उसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था, कोई यार दोस्त, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना किताब और अपना काम। बस उसके जीवन में बस 3 ही काम रह गया था, खाना, सोना और पढ़ना, और 1-2 घंटे के लिए ऑटो चलाना। दोस्तों आखिरकार वो दिन भी आता है जब वो यूपीएससी का वो फॉर्म फिलअप कर देता है, और यूपीएससी का एक दिन एग्जाम होता है और प्री एग्जाम उसका क्लियर हो जाता है। वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन घर में अभी वो नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था कि यूपीएससी इतना आसान नहीं है। अभी प्री के बाद मुझे बहुत सारा समस्याएं हैं, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर वो पहले ही अपने पिता को बता देता तो पिता उससे उम्मीद बांध लेते, अगर बाद में कुछ हो जाता तो उन्हें बहुत दुख होता। इसलिए किसी को कुछ भी नहीं बताता है। प्री का रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आता है और वो मेंस की तैयारी में जुट जाता है, और ऊपर वाली कृपा से उसका मेंस भी अच्छा जाता है। अब बच जाता है दोस्तों इंटरव्यू में सारी कहानी इंटरव्यू वाले को बताता है। लोग उससे पूछते भी हैं आप किस घर से आए, कैसे हैं। वो सारा अपना बताता है, साहब मैं ऑटो वाले का बेटा हूँ, मेरे पिता का जॉब छूट गया था, उसके बाद मैं यहाँ पार्ट टाइम ऑटो चलाता हूँ, और आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू वाले उनसे काफ़ी इंप्रेस होते हैं। आखिरकार वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेक्शन के बाद दोस्तों उसे ट्रेनिंग में जाना होता है। 1 साल के लिए ट्रेनिंग में जाना था। वो पिता को अभी भी कुछ नहीं बताता है। जब 1 साल का ट्रेनिंग कर लेता है कंप्लीट, उसे मिलता है उत्तर प्रदेश केडर। जब वो 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो जाती है, एसडीएम के पद पर। वहाँ से निकलता है वो अपने पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए। तभी दोस्तों वो मन ही मन सोचता है क्यों न अपने पिता का आशीर्वाद लेता चलूँ, और सीधा वो आ जाता है पटना। पिताजी से मिलता है और बताता है, पिताजी मैं यहाँ का सबसे बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ, मैं अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ ही दिन में बन जाऊँगा। अभी बतौर एसडीएम के पद पर मुझे लखनऊ में एक ज़िले में ज्वाइन करना है। उसके पिता उसके माँ बहुत खुश होते हैं। अब दूसरे दिन सुबह उसके पिता ऑटो लेकर निकल रहे होते हैं, तो उसका बेटा रवि बोलता है कि पापा अब आप ऑटो चलाना छोड़ दो, क्योंकि मैं अब इस काबिल बन गया हूँ कि सबका वहन मैं कर सकता हूँ। उसके पिता बोलते ठीक है बेटा, तुम पहले ज्वाइन कर लो, फिर मैं वहीं पे आ जाऊँगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मुझे जाने दो। लेकिन उसका बेटा रविकांत बोलता नहीं पापा, मैं भी आपके साथ चलूँगा आज, और वो भी ऑटो में बैठ के अपने पिता के साथ मंडी जाने लगता है। दोस्तों इतने दिनों में, इतने सालों में कोई दस्तूर नहीं बदला था पटना का। वही मंडी, वही पुलिस वाले, वही रिसीवत, वही नाका, सब कुछ वैसा ही वैसा था। जैसे ही दोस्तों नाके पर पुलिस वाले को 50 रुपया देते हैं, तो वहाँ ये ऑब्जेक्शन कर देता है कि पैसा क्यों दे रहे हैं, हमारे मेहनत का पैसा है, आप लोग पैसा आखिर क्यों ले रहे हैं। वहाँ तो किसी तरह उनके पिता उन्हें समझा बुझा के शांत करते हैं कि बेटा मत बीच में टांग अड़ाओ, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, तुम्हारे एक आदमी बदल जाने से सिस्टम नहीं बदलेगा। किसी तरह अपने बेटे को शांत कर देते हैं। मंडी से पैसेंजर लेके बाहर निकलते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी जगह फिर एक नाका मिलता है, जहाँ पुलिस वाला हाथ देता है और बोलता है बड़े साहब से मिल के जाओ। उसके पिता बखूबी समझते थे कि बड़े साहब से मिलना क्या होता है। बड़े साहब से मिलना मतलब कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाना होता है। जैसे ही वो बड़े साहब से मिलने के लिए जाने लगते हैं, उनका बेटा रवि भी पीछे पीछे आता है। अब उसके पिता की धड़कन बढ़ गई थी। वो समझ रहे थे कि कुछ न कुछ हंगामा होगा। वो अपने बेटे को बोलते हैं बेटा तुम ऑटो में बैठो, मैं 2 मिनट में आया। लेकिन उनका बेटा रवि नहीं मानता है। वो अपने पिता के साथ साथ नाके पे जाता है। वहाँ एक पुलिस का दरोगा बड़ा ही चौड़े स्टाइल में एकदम कुर्सी पर ऐसे बैठा हुआ था, मुंह पे पान चबा रहा था। 2-3 पुलिस वाले वहाँ खड़े थे। जैसे ही रवि का पिता उमाकांत 100 रुपया अपने पैकेट से निकालता है और दरोगा को प्रणाम करता हुआ 100 रुपया टेबल पर रख देता है। तभी उनका बेटा रवि आ जाता है और दरोगा साहब से पूछने लगता है कि दरोगा साहब आखिर ये पैसे किस एवज में लिया जाता है? क्या हमारे पिता कहीं कोई गलत काम करके ला रहे हैं पैसे? आपका पैसे लेने का क्या मतलब है? जब भी मेहनत से हमारे पिता कमा रहे हैं, आपको क्यों बांटें? आपको सरकार तनख्वाह नहीं देती? दोस्तों ये सुनते ही दुर्गा चिढ़ जाता है, बोलते है बाबू ज़्यादा ज्ञान यहाँ मत झाड़ो, नहीं तो 2 मिनट में कायदा कानून घुसेड़ दूंगा। जब रवि बोलता है कि मैं कहाँ ज्ञान झाड़ रहा हूँ, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये 100 रुपये क्यों ले रहे हो? अगर हमारे पिता क्रिमिनल हैं तब वो दुर्गा गुस्सा हो जाता है। अब बोलता है क्रिमिनल नहीं है तो क्रिमिनल बनाने में पुलिस को 2 मिनट लगता है, दोनों पिता पुत्र को क्रिमिनल बना दूंगा। यह कह के वो रवि को, रवि के पिता को और ऑटो के साथ थाने लेके आ जाता है। ऑटो को थाने परिसर में खड़ा करवा देता है और दोनों पिता पुत्र को लॉकअप में बंद कर देता है। यह देखकर रवि मंद मंद मुस्कुराने लगता है। उसकी मुस्कुराहट देख दरोगा काफी जल भुन जाता है। बोलता है मुस्कुरा लो जितना मुस्कुराना है, तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे धारा लगाऊंगा कि मुस्कुराहट भूल जाएगी। लेकिन रवि और रवि के पिता समझते थे कि रवि आखिर क्यों मुस्कुरा रहा है। थोड़ी देर बाद रवि अपना पैकेट से फ़ोन निकालता है और पटना के डीएम साहब को सीधा फ़ोन लगा देता है। उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि साहब मैं बतौर एसडीएम लखनऊ ज्वाइन करने जा रहा था, मैं अपने पिता से मिलने आया था और ऐसे ऐसे कांड हो गया है, मुझे यहाँ के घुसखोर दरोगा
पकड़कर लॉकअप में बंद कर दिया है और हमारे साथ बहुत सारा अन्याय कर रहा है और हमारे ऊपर बहुत गलत चार्ज लगाने वाला है। डीएम साहब ये सुनकर काफ़ी सन्न हो जाते हैं कि उनके ही नाक के नीचे ये सब हो रहा है और उनके मुखबिर ने आज तो कोई खबर नहीं दी। बोलते कोई बात नहीं, आप थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और डीएम साहब तत्काल वहाँ के सिटी एसपी को फ़ोन करते हैं और दोनों साथ साथ थाने में एंटर करते हैं। दोस्तों ये देखकर वहाँ काफ़ी हड़कंप सा मच जाता है। दरोगा तो बिल्कुल ही एकदम बेचैन बौखला सा जाता है कि आखिर बात क्या हो गई कि सिटी एसपी और डीएम साहब दोनों आज इस छोटे से थाने में क्या करने आए हैं। अब पहले अगर डीएम साहब आते थे या सिटी एसपी साहब आते थे तो उनको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि सिटी एसपी साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं। आज बिना कोई इत्तला का, बिना कोई सूचना का दोनों आखिर कैसे आ गए। दोस्तों हड़बड़ी में दरोगा साहब उठकर जाता है, उन्हें जोरदार सलूट मारता है और बोलता है साहब क्या गलती होगी मुझसे, आप लोग आज एकाएक थाने में कैसे आ गए। डीएम साहब बोलते हैं क्या मैं थाने में नहीं आ सकता, हमारे अंतर्गत थाना नहीं पड़ता है। दरोगा बौखला जाता है, बोला नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, मैं तो एकदम ये हो गया था कि आखिर एकाएक कैसे आ गए। तभी एसपी साहब बोलते हैं कि तुम्हारे कारनामे की वजह से मुझे एकाएक आना पड़ा। तुम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हुए भी रिसीवत के बिना नहीं जी सकते और रिसीवत में इतने गंदे लिप्त हो चुके हो कि इसकी कोई सीमा नहीं है। दरोगा साहब बोलता है साहब किसी ने आपको कोई गलत खबर दी है, हम रिसीवत नहीं लेते हैं, हम तो ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करते हैं। तभी एसपी साहब नज़र इधर उधर दौड़ाते हैं, उनका नज़र लॉकअप में जाता है। अब पूछते हैं ये कौन है। दरोगा बोलता है साहब ये ऑटो वाला है, बहुत चर्बी चढ़ी हुई से ये उल्टा पुल्टा सामान लोड करता है, इसलिए मैंने इसे जब्त किया है। अब एसपी साहब पूछते हैं इन्होंने क्या उल्टा पुल्टा सामान जब्त किया था। अब दरोगा बुखला जाता है, बुखलाहट मुझे कुछ समझ नहीं आता है, अब बोलता है इसने दारू लोड किया था। तभी एसपी साहब एकाएक हंसने लगते हैं, बोलते ठीक है बिहार में शराबबंदी है तो दारू लोड किया था, दारू कहाँ है जो पकड़ा तूने। अब दरोगा साहब दारू कहाँ से लाए, और वो बोल तो दिया था, बोला साहब लोड नहीं था। तभी एसपी साहब गुस्से में आते हैं और जोरदार थप्पड़ दरोगा गालों पर मारते हैं। बोले तुम्हारे इस ऑफिसर की वजह से पुलिस महकमा पूरा बदनाम है। अब बोलते जल्दी से लॉकअप से बाहर निकालो। दरोगा फटाफट दोनों को लॉकअप से बाहर निकलता है। एसपी साहब पूछते हैं कि मिस्टर रवि कौन है और उनसे हाथ मिलाता है। डीएम साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। ये देख दरोगा काफ़ी बौखला जाता है कि आखिर ये कौन है ऑटो वाला जिससे एक एसपी साहब एक डीएम साहब हाथ मिला देते हैं। फिर एसपी साहब उन्हें बताते हैं कि लखनऊ के होने वाले डीएम है, अभी एसडीएम के पद पर कार्यरत है, इन्होंने ट्रेनिंग समाप्त करके आज ही ज्वाइन करना था इन्हें, लेकिन तुम्हारे वजह से ये लेट हो चुके हैं, तुमने इन्हें लॉकअप में बंद करके रखा है। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सीधा डीएम साहब के पैरों में लौट जाता है, साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बस एक बार माफ़ कर दो, आइंदा से कभी मैं घूस नहीं लूँगा, कभी किसी को नहीं सताऊँगा। अब डीएम साहब और एसपी साहब रवि की तरफ देखने लगते हैं। तब रवि बोलता है साहब एक आदमी के माफ़ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा महकमा करप्ट है, हमें ऊपर से ही कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सुधर सके। हमें सभी ऑटो वाले का, सभी रेहड़ी वाले का, सभी दुकान वाले का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करना पड़ेगा और उन्हें अपना नंबर देना पड़ेगा ताकि जहाँ भी इनसे घूस मांगा जाए इत्तला तुरंत ही कर दे हमें, तब ये सुधरेंगे, नहीं तो ये कभी सुधरने वाले हैं नहीं। दोस्तों भविष्य में ऐसी योजना बनाई जाती है ताकि घूसखोरी बंद कर दिया जाए और रवि साहब भी अपनी ज्वाइनिंग के लिए चले जाते हैं और वहाँ एसडीएम के पद पर ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों समय आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। आइए दोस्तों पहला कमेंट है सत्येंद्र सिंह का। ये कहाँ से है नहीं लिखते हैं, इन्होंने लिखा है रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। सत्येंद्र भाई आपका धन्यवाद। दूसरा कमेंट है रामू कुमार का हैदराबाद से। ये लिखते हैं सर आपकी कहानी मुझे बहुत पसंद आती है। रामू भाई धन्यवाद, ऐसे ही हमें हौसला अफजाई करते रहिए। तीसरा कमेंट है उत्तर प्रदेश से मुन्ना प्रजापति का। ये लिखते हैं कि अगर अखिलेश की सरकार होती तो चोर नहीं पकड़ा जाता और योगी सरकार ने चंद ही मिनटों में चोर को पकड़ लिया। तो मुन्ना प्रजापति भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा कमेंट है गेमिंग में चिरेना से। ये लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो गेमिंग में चिरेना जी आपका धन्यवाद। और पांचवा कुमार है राम कुमार जी का। वो लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर जी। राम कुमार जी आपको भी गुड मॉर्निंग। अब दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।